यक्षिणी अनुराग को पुकारते हुए ही नम लहजे के साथ कहती है, आओ लेखक बाबू, मेरे पास आओ, जल्दी से अपनी यक्षिणी के पास आओ। आपकी यक्षिणी कब से आपका इंतजार कर रही है, अब और इंतजार ना करवाओ। यक्षिणी की आंखें पूरी तरह नम हो चुकी थी, उसमें बड़ी बड़ी आंसुओं की बूंद दिखाई देने लग गई थी। उसकी आवाज में एक तड़प थी, वो तड़प जो एक प्रेमिका की आवाज में अपने प्रेमी से मिलने की रहती है। यक्षिणी घाट पर ही बैठकर बार बार लेखक बाबू को पुकारे जा रही थी। यक्षिणी फिर लेखक बाबू को पुकारते हुए कहती है, आओ लेखक बाबू, अपनी यक्षिणी के पास आओ, अब आप ही जाओ लेखक बाबू। एक तरफ यक्षिणी अनुराग के कदमों की आहट को पहचान कर उसे बार बार अपने पास आने के लिए पुकारने लग गई थी, तो वहीं दूसरी तरफ अनुराग भागते हुए घाट की तरफ ही जा रहा था। उसके रास्ते में जितनी भी झाड़ियां कांटे आ रहे थे, उन्हें वो अपने हाथों से साइड करते हुए आगे बढ़ते जा रहा था। उसने सोच लिया था कि अब वो तभी रुकेगा जब वो यक्षिणी से मिलेगा। अनुराग भी यक्षिणी से मिलने के लिए यक्षिणी की तरह ही पागल हो गया था। काला झाड़ी जंगल में भागते हुए वो 3-4 बार लड़खड़ाकर गिर भी गया था, पर फिर भी वो भागे जा रहा था, जैसे उसने सोच लिया हो कि अब उसकी ये दौड़ यक्षिणी से मिलने पर ही थमेगी। अनुराग भागते हुए काला झाड़ी जंगल पार कर लेता है और किश्नोई घाट पर पहुंच जाता है। जब वो किश्नोई नदी के घाट पर पहुंचता है तो उसके कदमों की चाल खुद ब खुद धीमी हो जाती है। किश्नोई नदी के घाट पर पहुंचकर अनुराग के चेहरे पर अचानक से मायूसी छा जाती है। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे जिन सारी ख्वाहिशों के साथ वो घाट पर आया था, वहां पर पहुंचकर उसकी वो सारी ख्वाहिशें टूट गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। किश्नोई नदी के घाट पर यक्षिणी नहीं थी। अनुराग अपने चारों तरफ यक्षिणी को ढूंढता है, पर उसे वहां पर यक्षिणी कहीं भी दिखाई नहीं देती है। बंगला मुंडा घाट पूरी तरह सुनसान पड़ा हुआ था। वहां पर इस वक्त अनुराग के सिवा कोई और नहीं था। चारों तरफ यक्षिणी का कोई नामो निशान नहीं था। अनुराग को वहां पर उस आदमी की लाश भी दिखाई नहीं देती है जिसका यक्षिणी ने अभी कुछ देर पहले शिकार किया था। अनुराग यक्षिणी को पुकारते हुए कहता है, यक्षिणी, यक्षिणी कहाँ हो तुम? सामने आओ। कहाँ हो यक्षिणी? मैं तुमसे मिलने के लिए बेकरार हूँ। अनुराग यक्षिणी को पागलों की तरह पुकारते रहता है, पर पलटकर यक्षिणी का कुछ जवाब नहीं आता है। अनुराग खुद से बात करते हुए कहता है, ये क्या? यहाँ पर तो यक्षिणी है ही नहीं। पर ऐसा कैसे हो सकता है? आदमी के चीखने की आवाज तो इसी तरफ से आई थी, मुझे अच्छे से याद है, पर फिर मुझे कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? हैरान परेशान अनुराग फिर अपने आसपास यक्षिणी को ढूंढने की कोशिश करता है, पर उसे यक्षिणी दिखाई नहीं देती है। अनुराग अपने आसपास देखते हुए कहता है, यहाँ पर तो मुझे कहीं एक जुगनू भी नहीं दिखाई दे रहा है। मिस्टर स्टीफन ने मुझे बताया था कि यक्षिणी को जुगनू बहुत पसंद है। जुगनू हमेशा उसके आसपास मंडराते रहते हैं। अगर जुगनू यहाँ पर नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि यक्षिणी भी यहाँ पर नहीं है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि यक्षिणी यहाँ से गायब हो गई और वो लाश भी? अनुराग कुछ सोचते हुए कहता है, शायद वो आवाज मेरा एक भ्रम होगा। दिन भर सफर करने के कारण मेरा दिमाग थक गया है, तभी मुझे कुछ की कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं। बार बार यक्षिणी का ख्याल मेरे मन में आ रहा है। यक्षिणी यहाँ पर है ही नहीं, होती तो मुझे दिखाई तो देती, मुझसे छुपकर क्यों रहती? अनुराग ने इतना कहा ही था कि तभी यक्षिणी की रोती हुई आवाज सुनाई देती है, मैं यहीं पर हूँ लेखक बाबू, मैं यहीं पर हूँ। मैं आपके इंतजार में कब से यहीं हूँ। मुझे पता है आप मुझसे मिलना चाहते हैं। यक्षिणी की ये आवाज अनुराग नहीं सुन पा रहा था। यक्षिणी अनुराग के सामने ही थी, पर अनुराग न यक्षिणी को देख पा रहा था न उसकी आवाज सुन पा रहा था, क्योंकि यक्षिणी ने अपनी शक्तियों से अपने चारों तरफ अदृश्य जाल बना दिया था ताकि अनुराग उसे देख ना पाए। उस अदृश्य जाल के अंदर ही उस आदमी की लाश भी थी जिसका यक्षिणी ने अभी कुछ देर पहले ही शिकार किया था। यक्षिणी की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और वो अभी भी अनुराग को देखते हुए अपने आंसू बहाए जा रही थी। यक्षिणी रोते हुए खुद से कहती है, मुझे माफ करना लेखक बाबू, मैं आपके सामने आना तो चाहती हूँ पर आपके सामने नहीं आ सकती। मैं बंधी हुई हूँ अपने बातों से, नहीं तो मैं भी आपसे मिलना चाहती हूँ। यक्षिणी अनुराग को एकटक नजर से देखते हुए कहती है, आपको याद है बचपन में जब मैं आपसे आपकी यादें छीन रही थी, उस वक्त मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके सामने तभी आऊंगी जब मुझे अपने अभिशाप से मुक्ति पानी होगी, जब मैं आपको अपना शिकार बनाऊंगी। यक्षिणी एक लंबी आह भरते हुए कहती है, आपको आने में देर हो गई लेखक बाबू। आपके आने से पहले ही मैं पूर्णिमा की रात का भोग चढ़ा चुकी हूँ, अपना शिकार एक मर्द को बना चुकी हूँ।
अब मैं आज रात आपको अपना शिकार नहीं बना सकती। आपको इंतजार करना पड़ेगा लेखक बाबू, आने वाली अमावस्या का, तभी मैं आपको अपना शिकार बना पाऊंगी। जब तक अमावस्या नहीं आ जाती मैं आपके सामने नहीं आ सकती लेखक बाबू, नहीं आ सकती। मैं आपसे किए वादे कैसे तोड़ सकती हूँ? इतना कहकर यक्षिणी रोने लग जाती है। अनुराग अभी भी मायूसी के साथ घाट पर ही खड़ा हुआ था। उसे अभी भी उम्मीद थी कि यक्षिणी उसे वहां पर जरूर दिखेगी। पहले तो यक्षिणी भी अनुराग से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। वो भी उससे मिलना चाहती थी, बात करना चाहती थी, उसे छूना चाहती थी। पर जब उसे अपने वादे का ख्याल आया तो अनुराग के घाट पर पहुंचने से पहले ही उसने अपने आप को और अपने शिकार को अदृश्य जाल से कवर कर लिया था। यक्षिणी अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, आप चिंता मत कीजिए लेखक बाबू, मैं आपको अपने आप से अब दूर नहीं जाने दूंगी। अपने पास ही संभाल कर रखूंगी, हर वक्त आपके साथ रहूंगी, पर दिखूंगी तब जब मुझे आपको अपना शिकार बनाना होगा। अमावस्या की रात, मैं अमावस्या की रात को ही आपके सामने आऊंगी। अनुराग खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, सब मेरा भ्रम था, यक्षिणी यहाँ पर नहीं है। मुझे वापस जाना चाहिए और जाकर ग्रेवयार्ड कोठी में आराम करना चाहिए। मैं भी ना क्या सोचकर आया था और क्या हुआ। इतना कहकर अनुराग अपने कदम वापस से काला झाड़ी जंगल की तरफ बढ़ाने लग जाता है। यक्षिणी भी उसी वक्त एक मंत्र पढ़ती है और अपने आप को अदृश्य करके अनुराग के साथ साथ चलने लग जाती है। अनुराग ने अपना बैग जहाँ पर छोड़ा था वहां से अनुराग अपना बैग वापस से उठाता है और ग्रेवयार्ड कोठी की तरफ जाने लग जाता है। रास्ते में चलते वक्त कई बार अनुराग को ये एहसास हुआ था कि उसके साथ कोई चल रहा हो, पर एक वहम समझकर वो सब चीजों को इग्नोर करते जा रहा था। कुछ ही देर में अनुराग ग्रेवयार्ड कोठी के पास पहुंच जाता है। जब वो ग्रेवयार्ड कोठी पहुंचता है तो उसे काफी हैरानी होती है। उसकी आंखें ग्रेवयार्ड कोठी के दरवाजे को देखकर चौंधिया जाती हैं। अनुराग ग्रेवयार्ड कोठी के दरवाजे पर बंधे हुए लाल काले धागों को देखते हुए कहता है, ये क्या है? ये धागे किसने बांध दिए यहाँ पर? मैं तो अपनी कोठी को इस तरह छोड़कर नहीं गया था। पता नहीं मेरे जाने के बाद यहाँ पर क्या क्या हुआ है, पर अब मैं आ गया हूँ ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अपनी कोठी को अपने हिसाब से रखूंगा, किसी को इस पर अपना हक नहीं जताने दूंगा। ये मेरे पिता की कोठी है, उनकी आखिरी निशानी। अनुराग के पीछे खड़ी यक्षिणी कहती है, निकाल दो लेखक बाबू, निकाल दो ये धागे। आपका वो सौतेला भाई दिलीप पागल है, मुझे बांधने के लिए आया था और बांधकर ग्रेवयार्ड कोठी को चले गया, वो भी खाली ग्रेवयार्ड कोठी। उसे क्या पता काला जादू यूं ही नहीं सीखा जाता, उसके लिए गुरु की आवश्यकता होती है। उसके पास अघोरी के जादू टोने की किताब तो है, पर कोई गुरु नहीं, और बिना गुरु के काले जादू नहीं सीखे जा सकते। वो बस छोटे मोटे टोने टोट के कर सकता है और ज्यादा कुछ नहीं। वो अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है, लेकिन अपनी पत्नी को बचाने के लिए और अपने बेटे के जरिए अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए इस कोठी में मुझे वो बांध नहीं सकता है। यक्षिणी खुद से बातें करती रहती है, पर अनुराग उसकी एक बात नहीं सुन पाता है, यक्षिणी के जादू की वजह से। अनुराग ग्रेवयार्ड कोठी के दरवाजे में बंधे सारे धागों को निकालता है और उन्हें निकालकर लंबा हाथ करके ग्रेवयार्ड कोठी से बहुत दूर फेंक देता है। इसके बाद ही अनुराग धक्का देकर ग्रेवयार्ड कोठी का दरवाजा खोल देता है। अनुराग बाहर से ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर देखते हुए कहता है, ये क्या? यहाँ पर तो हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। इतना कहकर अनुराग अपना पहला कदम ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर रख देता है। जैसे ही अनुराग ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर अपना पहला कदम रखता है, ग्रेवयार्ड कोठी की सारी लाइट एक साथ चालू हो जाती है। हर तरफ रोशनी बिखरने लग जाती है, सब एकदम साफ साफ दिखाई देने लगता है। ऐसा लगता है जैसे अनुराग के स्वागत में ये सब किया गया हो। अचानक से इतनी सारी रोशनी देखकर अनुराग की आंखें चौंधिया जाती हैं। एक बार पलकें बंद करने के बाद अनुराग जब दोबारा अपनी पलकें ऊपर करता है तो ग्रेवयार्ड कोठी की रौनक को देखकर बस देखते ही रह जाता है। उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। ग्रेवयार्ड कोठी के बीचों बीच जो बड़ा सा लालटेन वाला झूमर लगा हुआ था, जो अपनी पीली रोशनी चारों तरफ बिखेर रहा था, अनुराग की उससे नजरें ही नहीं हट रही थी। वो हैरानी से बस चारों तरफ देखता रह जाता है। यक्षिणी अनुराग के पीछे से निकलकर झूमर के नीचे आती है और अपने हाथों से अनुराग का स्वागत करते हुए उसे कहती है, आइए लेखक बाबू, अंदर आइए, आपका आपकी ग्रेवयार्ड कोठी में स्वागत है। माफ कीजिएगा, आपकी नहीं हमारी ग्रेवयार्ड कोठी में। यक्षिणी के इतना कहते ही अनुराग के कदम खुद ब खुद आगे बढ़ने लग जाते हैं। वो अपने आप को रोक नहीं पाता है। अनुराग ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर कदम बढ़ाते हुए कहता है, ये क्या? यहाँ पर तो मेरे आते ही लाइट आ गई, लेकिन ये हुआ कैसे? बिना कुछ किए ही ये लाइट्स चालू कैसे हो गई? ऐसा लगता है जैसे ये मेरी कोठी मेरे ही आने का इंतजार कर रही थी क्या?
यक्षिणी कहती है, हाँ लेखक बाबू, ये कोठी आपके ही आने का इंतजार कर रही थी। आपके आने से इस कोठी में रोशनी तो आई गई है, पर अब खुशियां भी लौट आएंगी जो आपके जाने के साथ चली गई थी। अब इस कोठी का सूनापन दूर हो जाएगा। अनुराग हॉल के एकदम बीचों बीच जाकर ग्रेवयार्ड कोठी को चारों तरफ से देखने लग जाता है। उसकी पूरी पुरानी यादें ताजा होने लग जाती हैं। उसे याद आने लग जाता है कि इसी जगह पर उसकी माँ वैजयंती उसके बालों में चंपी किया करती थी और उसके पिता ब्रिजेश्वर उसे पढ़ाया करते थे। उन यादों को याद करके ही अनुराग की आंखें नम हो गई थी। उसे दिलीप की याद भी आती है कि कैसे उसे वो बचपन में सताया करता था, बात बात पर सौतेला कहकर चिढ़ाता था। अनुराग को अपनी यादों के साथ छोड़कर यक्षिणी वहां से गायब हो जाती है। अनुराग जैसे जैसे अपने कदम ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर बढ़ाते जा रहा था, उसकी आंखें और ज्यादा नम होते जा रही थी। उसकी वो सारी यादें ताजा होती जा रही थी जो उसे इमोशनल बना रही थी। उसे कुछ ध्यान ही नहीं रहा और ना जाने अनुराग को क्या होता है। वो अपना बैग वहीं पर छोड़ता है और सीढ़ियां चढ़ते हुए अनुराग रूम नंबर 666 की तरफ जाने लग जाता है। अभी अनुराग रूम नंबर 666 के पास पहुंचा ही था कि तभी उसी वक्त उसके पैरों से एक बड़ा सा कागज टकरा जाता है। ये वही कागज था जो कल रात दिलीप से ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर ही छूट गया था। पैरों में आने के कारण अनुराग का उस फोल्ड किए हुए कागज पर ध्यान चले गया था। वो एकटक पहले तो उसे देखता है, फिर अनुराग धीरे से उस कागज को उठाता है और उस कागज को खोलते हुए खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, ये किस चीज का कागज है और ये यहाँ पर क्या कर रहा है?